हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑन डेप्रिसिएशन अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड का सम है। राइट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आसान है, बट कुछ नया पॉइंट है। देखते हैं क्या दिया है। तो हमेशा स्टार्ट विथ रीडिंग द क्वेश्चन। तो मैं पहले लाइन से लेके आखिरी लाइन तक पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर नेसेसरी फॉर्मेट बना के वर्किंग नोट करते हैं। तो शुरुआत करते विद द फर्स्ट लाइन। उन्होंने कहा है मेसर्स रूबीना ट्रेडर्स सिंधुदुर्ग बॉट फर्नीचर वर्थ ₹30,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। तो क्या खरीदा रूबीना ट्रेडर्स ने? तो उन्होंने फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर हमारे लिए बन गया एसेट। राइट, तो हमने 30,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। ये क्लियर है। आगे, एंड एडिशनल फर्नीचर ऑन 1 अक्टूबर 2016 वर्थ ₹20,000 वॉज परचेस्ड। फिर आपने क्या किया? 1 अक्टूबर 2016 मतलब उसी साल 1 अप्रैल 2016 को आपने फर्नीचर खरीदा। उसी साल दैट इज 2016 में अक्टूबर महीने में आपने एडिशनल फर्नीचर खरीदा। मतलब आपने फर्नीचर दो अलग अलग टाइम पर दो अलग अलग कीमत का खरीदा। तो मैं सिंपली जो 1 अप्रैल 2016 को खरीदा हुआ फर्नीचर है उसे कह रहा हूं F1। तो हम जब वर्किंग नोट करेंगे तो F1 का कैलकुलेशन अलग दिखाएंगे। एंड जो हमने 1 अक्टूबर 2016 को फर्नीचर खरीदा उसे मैं कह रहा हूं F2। तो जो एडिशनल फर्नीचर है जो हमने 1 अक्टूबर 2016 को खरीदा दैट आई एम टर्मिंग एज F2, दैट इज फर्नीचर 2। तो यहाँ पर दो फर्नीचर है। फर्नीचर 1 1 अप्रैल 2016 को खरीदा, फिर उसके कुछ दिनों बाद 1 अक्टूबर 2016 को हमने फर्नीचर 2 खरीदा। आगे, दे चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो अगेन स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज वन एंड द सेम। तो हमें पर एनम 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो से 30,000 का फर्नीचर है F1, उस पर 15% विल बी माय साल का डेप्रिसिएशन। राइट, तो एवरी ईयर आई विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1 एट 30,000 इंटू 15%। तो जो कुछ भी अमाउंट मिलेगी वो फर्नीचर 1 का डेप्रिसिएशन कहलाएगा। राइट, आगे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑन 1 October 18 they sold one cupboard for 5,000, original cost of which on 1 April 2016 was 10,000। तो ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2018 राइट, आपने क्या किया? एक कबर्ड बेचा। राइट, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी ऑन 1 अप्रैल 2016। मतलब 1 अप्रैल 2016, पहली लाइन देखो कि रूबीना ट्रेडर ने 1 अप्रैल 2016 को 30,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा था। राइट, उस 30,000 के फर्नीचर में से उन्होंने एक कबर्ड बेचा, पूरा फर्नीचर नहीं बेचा। उन्होंने क्या किया? जो 30,000 रुपए का फर्नीचर था उसमें से एक कबर्ड में भी, उस फर्नीचर में कबर्ड था, टेबल था, चेयर्स था, अलग अलग आइटम्स थे, सबको क्लब करके हम फर्नीचर कह रहे हैं। तो हमने टोटल 30,000 का फर्नीचर खरीदा था 1 अप्रैल 2016 को। तो उसी फर्नीचर में से हमने बस एक कबर्ड उठाया एंड उसे हमने बेच दिया ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो हमने पूरा F1 नहीं बेचा, हमने पूरा F1 नहीं बेचा। F1 में से हमने बस एक कबर्ड बेचा। F1 जब हमने खरीदा था तो उसकी कॉस्ट थी 30,000। F1 वर्थ ₹30,000। यस और नो, फर्नीचर 1 की कॉस्ट थी 30,000। बट आज अक्टूबर 2018 को वी सोल्ड वन कबर्ड फॉर 5,000, मतलब कबर्ड बेचा मैंने 5,000। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच ऑन 1 अप्रैल वॉज 10,000। मतलब उस कबर्ड की ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी जब हमने खरीदा था। मतलब जो मेरे पास 1 अप्रैल 2016 को टोटल 30,000 का फर्नीचर है, उस 30,000 में से मैंने 10,000 का कबर्ड बेचा। मतलब मैंने पूरा F1 नहीं बेचा, F1 का पार्ट बेचा। तो जब हम वर्किंग नोट करेंगे तो इस बार हमें थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। बट टू अंडरस्टैंड, जो कबर्ड है वो किसका हिस्सा है? कबर्ड इज अ पार्ट ऑफ F1। तो कबर्ड को मैं लिख रहा हूं एज F1। तो जो कबर्ड है वो F1 का हिस्सा है। तो जब हम वर्किंग नोट करेंगे तो ये दिमाग में रखो कि हमने F1 पूरा नहीं बेचा है, हमने F1 टोटल खरीदा था 30,000 का। उस 30,000 में से हमने कबर्ड 10,000 रुपए का बेचा। 10,000 का कबर्ड था, 10,000 उसकी कॉस्ट थी, बेचा 5,000 में। गेटिंग इट? कि आपने अप्रैल 2016 में टोटल 30,000 का फर्नीचर खरीदा। राइट, उस 30,000 के फर्नीचर में से 10,000 का कबर्ड था। राइट, कॉस्ट 10,000 थी कबर्ड की, वो अक्टूबर 2018 में आपने बेच दिया। बेचने पर आपको 5,000 मिले। कॉस्ट खरीदा था 10,000 में, बेचा 5,000 में। राइट, तो जो कबर्ड है इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 1। तो मैं कबर्ड के आगे F1 लिख रहा हूं। राइट, वर्किंग नोट में मैं उसे सेग्रीगेट करके लिखूंगा। कैसे देखते हैं।
आगे ऑन द सेम डेट न्यू कबर्ड वॉज परचेज फॉर 15,000। तो मैंने क्या किया, F1 में से एक कबर्ड बेचा और उसके बदले में मैं नया कबर्ड खरीदा। तो जो नया कबर्ड है वो F1 नहीं बन सकता है ना F2 बन सकता है, वो नया है, न्यू है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, F3 कहूंगा। क्या कहूंगा, F3। तो जो नया कबर्ड है उसे मैं फर्नीचर 3 कह रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास फर्नीचर के 3 ट्रांजैक्शन है कि मैंने F1 खरीदा, फिर F2 खरीदा, फिर मैंने F1 में से एक कबर्ड बेचा, यस और नो, F1 में से कुछ हिस्सा मैंने बेचा एंड फिर मैंने F3 खरीदा, राइट, दैट इज न्यू कबर्ड खरीदा। तो ये 3 कबर्ड है या 3 फर्नीचर के आइटम्स हमें है, राइट। तो वर्किंग नोट में हमें उस हिसाब से दिखाना पड़ेगा। बट हमें करना क्या है, अकाउंटिंग किस प्रकार करना है, तो उन्होंने कहा है शो फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईयर 16-17, 17-18, 18-19, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 16-17, ये हमारे लिए एक साल हुआ, फिर 17-18 दूसरा साल, 18-19 तीसरा साल। तो हमें 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्हें अकाउंटिंग करके देना है, अज्यूमिंग दैट द फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये नहीं भी दिया होता तो हमारा असम्पशन हमेशा वही होगा कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 31 मार्च को ही क्लोज करना है, राइट। तो ये क्लियर है, F1 खरीदा, F2 खरीदा, F1 का एक हिस्सा बेचा, फिर F3 खरीदा, राइट। जिस दिन F1 बेचा उसी दिन हमने F3 खरीदा, राइट। और हमें क्या क्या बनाना है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट ड्रॉ करना है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं ऑन अ फ्रेश पेज, मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ मेसर्स रूबीना ट्रेडर सिंधुदुर्ग फर्नीचर अकाउंट, अगेन 16-17 लाइंस ब्लैंक रखो एंड नीचे जो बचा हुआ जगह है उस पर ड्रॉ करो डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट उन्होंने पूछा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट उन्होंने पूछा है, वो मैंने ड्रॉ कर लिया। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, वर्किंग नोट। तो मैं अगले पेज पर आ रहा हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में अब देखो मैंने क्या किया है, डेट पर्टिकुलर F1, F2, F3 है, क्योंकि 3 फर्नीचर आने की या खरीदने की हमारे पास इंफॉर्मेशन है। बट जो F1 है मुझे पता है F1 में से मैंने कबर्ड बेचा है, तो F1 में से मैं कबर्ड के लिए अलग कॉलम बना रहा हूं एंड कबर्ड छोड़ के जो बचा हुआ फर्नीचर है उसके लिए मैं एक और कॉलम कर रहा हूं। मतलब F1 को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, कबर्ड एंड अदर फर्नीचर। इज दिस क्लियर? तो F1 कॉलम को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया क्योंकि मुझे पता है कबर्ड में आने वाले दिनों में बेचना वाला हूं या बेचना चाहता हूं या बेच दिया है, तो उसका कैलकुलेशन अलग हमें दिखाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि 30,000 का पूरा फर्नीचर आपने नहीं बेचा, आपने 30,000 के फर्नीचर में से केवल 10,000 का कबर्ड बेचा है। तो मैं शुरुआत से ही वर्किंग नोट में क्या करूंगा, कबर्ड को अलग निकाल के उसका कैलकुलेशन करूंगा ताकि हमारा कॉम्प्लिकेशन कम हो सम सॉल्व करने का। गेटिंग इट? तो मेरे पास F1 है, F2 है, F3 है। F1 के मैंने 2 हिस्से किए, कबर्ड विच आई एम गोइंग टू सेल इन द फ्यूचर एंड दूसरा जो मैंने अभी तक बेचा नहीं है, तो बैलेंस फर्नीचर आप उसे कह सकते हो। तो मैंने उसको कुछ नाम नहीं दिया, F1 कबर्ड और फिर दूसरा जो कबर्ड के अलावा बाकी का फर्नीचर है वो, फिर F2 और फिर F3, राइट। अब मैं फिर से क्या करूंगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा एंड ट्रांजैक्शंस को वर्किंग नोट में कैलकुलेट करूंगा। तो फिर से फर्स्ट लाइन पर उन्होंने कहा है मेसर्स रूबीना ट्रेडर सिंधुदुर्ग ने क्या किया, फर्नीचर 1 परचेस किया 30,000 का, कब, 1 अप्रैल 16। तो मैं डेट लिख रहा हूं 1 अप्रैल 16, आगे लिख रहा हूं फर्नीचर परचेस्ड 1 अप्रैल 16, आगे क्या लिख रहा हूं, फर्नीचर परचेस्ड। तो मुझे पता है कि 1 अप्रैल 16 को मैंने फर्नीचर परचेस किया। कौन सा फर्नीचर परचेस किया, F1। बट F1 में से मुझे कबर्ड अलग करना है और बचा हुआ फर्नीचर अलग करना है। तो जो कबर्ड है उन्होंने नीचे आपको ट्रांजैक्शन में दिया है कि जो कबर्ड है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 16 वाज 10,000। कबर्ड की ओरिजिनल कॉस्ट 1 अप्रैल को थी 10,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने 30,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा 1 अप्रैल 16 को 30,000 का फर्नीचर खरीदा, उसमें से 10,000 का कबर्ड कॉलम में लिखूंगा। तो कबर्ड में लिख रहा हूं 10,000, तो ऑटोमेटिकली बचेगा कितना मेरे पास फर्नीचर, 20,000। तो अगर आप F1 कॉलम की टोटल करोगे तो वो 10 + 20 टोटल 30,000 का फर्नीचर है, जिसको मैंने डिवाइड करके लिखा कि 10,000 का कबर्ड अलग एंड 20,000 का बचा हुआ फर्नीचर अलग। तो मुझे कबर्ड का कैलकुलेशन अलग मिलेगा, उसका आंसर अलग मिलेगा, तो उसका प्रॉफिट लॉस निकालना आसान होगा एंड बचे हुए फर्नीचर का कैलकुलेशन हमारा आसान होगा। इज दिस क्लियर? कि मैंने अप्रैल 2016 को टोटल 30,000 का फर्नीचर खरीदा, जिसे मैंने कबर्ड एंड अदर फर्नीचर में डिवाइड किया। तो कबर्ड कॉलम में मैंने लिखा 10,000, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में पहले से हमें पता है ना कि हम आगे कबर्ड को बेचने वाले हैं। तो मैंने कबर्ड को अलग किया एंड बचे हुए फर्नीचर को अलग किया। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 को जो मैंने फर्नीचर 1 खरीदा उसे मैंने 2 हिस्सों में रिकॉर्ड किया अपने वर्किंग नोट में।
राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, तो लॉजिकली आपका ईयर एंड होना चाहिए आप 31 मार्च 2017 को। अप्रैल 2016 को अगर आपने फर्नीचर खरीदा है, आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में ही स्टार्ट होता है, आपने उसी दिन फर्नीचर खरीदा, एंड आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 2017 को पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। अप्रैल 16 में स्टार्ट हुआ है तो मार्च 17 में आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो आपको देखना है कि उससे पहले क्या कोई मैंने ट्रांजैक्शन की है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो अभी भी हमारे पास काफी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है। कौन से ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, तो 1 अक्टूबर 2016 की ट्रांजैक्शन पेंडिंग है जहां पर हमने F2 खरीदा, राइट। फिर 1 अक्टूबर 2018 की ट्रांजैक्शन पेंडिंग है जहां पर हमने कबर्ड बेचा फ्रॉम F1, राइट। एंड उसी दिन हमने सेम डेट पर हमने क्या किया है, कबर्ड 3 या फर्नीचर 3 परचेस किया है। तो ये 3 ट्रांजैक्शंस पेंडिंग है। तो वो हमें देखना है कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिट होती है नहीं। मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ अप्रैल 16 में, जो एंड होगा मार्च 17 में। तो मार्च 17 से पहले इन तीनों में से क्या फिट हो रहा है, तो ओनली अक्टूबर 16। यस और नो, कि मार्च 2017 इज द फाइनेंशियल ईयर एंड, उससे पहले अक्टूबर 16 को मैंने फर्नीचर 2 परचेस किया, उसे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं वर्किंग नोट में आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डेट 1 अक्टूबर 2016, आगे लिख रहा हूँ फर्नीचर 2 परचेस्ड, एंड फर्नीचर 2 कॉलम में लिख रहा हूँ 20,000। इज दिस क्लियर, राइट। तो 31 मार्च 2017 से पहले हमने 1 अक्टूबर 16 को फर्नीचर 2 खरीदा। तो इस साल हमने फर्नीचर 1 भी खरीदा, फर्नीचर 2 भी खरीदा, राइट। अब मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 17। तो जो बची हुई 2 पेंडिंग ट्रांजैक्शन है वो तो अक्टूबर 18 की है। तो अक्टूबर 18 के लिए अभी भी टाइम है, हमें मार्च 17 को पहला फाइनेंशियल ईयर एंड करना पड़ेगा। एंड उस दिन मुझे क्या करना पड़ेगा, F1 एंड F2 दोनों को डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली आ रहा हूँ वर्किंग नोट में, मैं लिख रहा हूँ 31 मार्च 2017, जहां पर मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। उस दिन मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, किस किस पर, F1 पर एंड F2 पर। तो मैं आगे लिख रहा हूं 31 मार्च 17 डेप्रिसिएशन पहले मैं चार्ज करूंगा ऑन F1, बट कितना चार्ज करना है, तो क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि दे चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम, कि मैं हर साल 15% पर एनम के हिसाब से क्या करता हूं, डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं। अब जो मुझे बताओ F1 है वो हमने कब खरीदा है, वो अप्रैल 2016 यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एकदम शुरुआत में खरीदा है। एंड 31 मार्च 2017 को हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो जो F1 है वो अप्रैल से लेके मार्च यानी कि पूरा एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि पूरे 12 महीने के लिए हमने यूज किया। तो मुझे उस पर पूरे 12 महीने का 15% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो सिंपल, मैं 10,000 पर भी 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा एंड 20,000 पे भी 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। दोनों F1 के ही हिस्से है। तो मैं नीचे ब्रैकेट में दिखा रहा हूं 10,000 इंटू 15%, 10,000 इंटू 15%। तो 10,000 का 15% इज 1500 एंड 20,000 का 15% इज 3,000। F1 में से कबर्ड है 10,000 का, तो 10,000 का 15% बना 1,500 एंड F1 का जो बचा हुआ हिस्सा है वो है 20,000 का, उसका 15% है 3,000। तो F1 के मैंने 2 जो हिस्से किए थे उन दोनों हिस्सों पर मैंने अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, राइट। अब यहां पर मैंने मंथ से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि F1 हमने एग्जैक्टली फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत से लेके फाइनेंशियल ईयर के एंड तक यानी कि पूरे 12 महीने यूज किया, तो इसलिए पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन मैंने F1 पर चार्ज किया, राइट। अब बारी है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ऑन F2, क्योंकि हमने F2 भी इसी साल खरीदा है। तो मैं आगे लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन F2, राइट। बट जो F2 है या फर्नीचर 2 है वो हमने कब खरीदा है, वो हमने इस साल अक्टूबर में खरीदा है। एंड हम डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हैं, मार्च 2017 में चार्ज कर रहे हैं। तो मैं साइड में वही नोट दिखा रहा हूं कि 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, दैट इज अक्टूबर 16 टू मार्च 17 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। चाहिए तो आप काउंट कर सकते हो, ये हमने कैलकुलेशंस काउंटिंग बार बार सीखा हुआ है कि अक्टूबर यानी कि अक्टूबर पूरा, 1 अक्टूबर को आपने फर्नीचर खरीदा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जैन पूरा, फरवरी पूरा एंड मार्च पूरा, क्योंकि आप मार्च एंड 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। तो जो F2 है इट इज यूज्ड ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो मैं फर्नीचर 2 पर केवल 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो F2 की मेरी कॉस्ट है 20,000, हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट 15%। तो मैं ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि 20,000 इंटू 15% इंटू 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर टू 31 मार्च हमने F2 केवल 6 महीने के लिए यूज किया, इसलिए 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो इफ यू कैलकुलेट इट 20,000 इंटू 15 बाय 100 इंटू 6 बाय 12, आपको फर्नीचर 2 का डेप्रिसिएशन मिलेगा 1500, दैट इज 1,500।
तो F1 को मैंने डेप्रिसिएट किया, F1 के दो हिस्सों दोनों को डेप्रिसिएट किया, F2 को मैंने डेप्रिसिएट किया। अब इन तीनों का डेप्रिसिएशन काट के बैलेंस नीचे कितना बच रहा है चेक करो। तो कबर्ड का वैल्यू बच रहा है 8500, F1 का जो बचा हुआ पार्ट है कबर्ड छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है 17000 एंड F2 आफ्टर डेप्रिसिएशन बच रहा है 18500, जिसे मैं हमेशा की तरह लिखूंगा WDV, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू, एंड उसकी डेट आएगी एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फाइनेंशियल ईयर विच इज 1 अप्रैल 17। पहला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 16, एंड हुआ 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 का अगला दिन इज 1 अप्रैल 2017, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। अब सेकेंड फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा दैट यू हैव टू एनालाइज। तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ऑन 31 मार्च 2018। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 17 को ईयर स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 18 को खत्म होगा। तो 31 मार्च 18 से पहले क्या कोई और हमने ट्रांजैक्शन की क्या? तो क्वेश्चन में जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन उसकी डेट है अक्टूबर 2018। क्या है? अक्टूबर 2018 की अक्टूबर 18 को हमने कबर्ड बेचा एंड फिर दूसरा कबर्ड खरीदा, दैट इज अक्टूबर 2018, एंड हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है मार्च 18। तो मार्च 18 से पहले अक्टूबर 18 आ सकता है क्या? नहीं, मार्च के बाद आएगा, मतलब जो कबर्ड खरीदा एंड बेचा वो बाद में आएगा, मार्च 2018 से पहले नहीं आ सकता। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, दूसरा फाइनेंशियल ईयर एंड करूंगा ऑन 31 मार्च 18। तो मैं फिर से लिख रहा हूं 31 मार्च 18, एंड उस दिन मैं क्या करूंगा, F1 को पहले डेप्रिसिएट करूंगा, फिर F2 को डेप्रिसिएट करूंगा। फिर से डेप्रिसिएशन ऑन F1 कैलकुलेशन फिर से वही कि F1 की ओरिजिनल कॉस्ट इज 10,000 एंड 20,000, दोनों को 15% से डेप्रिसिएट करो। तो मैं नीचे ब्रैकेट में लिख रहा हूं 10,000 इंटू 15% एंड 20,000 इंटू 15%, अमाउंट मिलेगी 1500 एंड 3,000। कि फिर से F1 मैंने पूरे साल यूज किया तो पूरे साल का 15% डेप्रिसिएशन मैंने F1 कबर्ड पे भी चार्ज किया एंड F1 का जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर भी चार्ज किया, 10,000 पर भी एंड 20,000 पर भी। तो मुझे मिला 1500 एंड 3,000 एज माई डेप्रिसिएशन ऑन F1। अब नीचे में लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन F2। तो F2 की ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000 एंड अगेन F2 हमने पिछले साल खरीदा है, फर्स्ट ईयर में खरीदा है, तो सेकंड ईयर में मंथ्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेकंड ईयर बट ऑब्वियस हमने पूरा ही यूज किया होगा अप्रैल से लेके मार्च तक। तो मैं 20,000 पर स्ट्रेट अवे 15% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। तो ब्रैकेट में मैं दिखा रहा हूं 20,000 इंटू 15% इज 3,000। तो F1 का डेप्रिसिएशन होगा, F2 का डेप्रिसिएशन हो गया। सेपरेट नीचे आंसर ले लो या डिफरेंस नीचे ले लो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो 8,500 माइनस 1,500 इज 7,000 फॉर F1 का कबर्ड, फिर 17,000 माइनस 3,000 14,000 बचा F1 का बचा हुआ हिस्सा, एंड 18,500 माइनस 3,000 15,500 बचा F2। तो इन तीनों वैल्यूज को मैं लिखूंगा WDV एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर विच इज 1 अप्रैल 2018। तो अप्रैल 2018 को मेरा तीसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। अब इस तीसरे फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर 18 को मैंने क्या किया, कबर्ड बेच दिया। अक्टूबर 18 1 अक्टूबर 2018 को मैंने क्या किया, कबर्ड बेचा। तो कबर्ड यानी कि F1 का जो हिस्सा है कबर्ड पहला कॉलम है उसे मैंने बेचा। तो मुझे बेचते वक्त 3 कैलकुलेशन दिखाने पड़ेंगे। पहला, मैं कबर्ड को अक्टूबर 18 के दिन डेप्रिसिएट करूंगा, फिर उसे बेचूंगा एंड मुझे ऑटोमेटिकली फायदा या फिर नुकसान मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं कि मैं इस कबर्ड को डेप्रिसिएट करूंगा। तो मैं अपने वर्किंग नोट में आ रहा हूं, मैं डेट लिख रहा हूं 1 अक्टूबर 18, डेप्रिसिएशन F1 में मैं सिर्फ कबर्ड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूं तो आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूं कबर्ड कि F1 के कबर्ड को मुझे डेप्रिसिएट करना है, राइट। अगेन मैं डेप्रिसिएशन कब दे रहा हूं, तो उस दिन जिस दिन मैं कबर्ड को बेच रहा हूं। तो कब बेच रहा हूं, अक्टूबर 18 को। तो 1 अप्रैल 18 को मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, अक्टूबर 18 को मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। इसका मतलब मैंने कबर्ड को यूज किया फिर से फॉर 6 मंथ्स, दैट इज अप्रैल 18 टू अक्टूबर 18 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो बेचने से पहले मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन कबर्ड पर चार्ज करना पड़ेगा। तो कबर्ड की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, कबर्ड कॉलम की पहली वैल्यू देखो, कबर्ड कॉलम की पहली वैल्यू वर्किंग नोट में है 10,000। तो कबर्ड की ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000। उस 10,000 पर मुझे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 15%। बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि मैंने तीसरे फाइनेंशियल ईयर में कबर्ड को केवल 6 महीने के लिए यूज किया। तो बेचने से पहले मैं कबर्ड पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। सो माई कैलकुलेशन विल बी 10,000 मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है कबर्ड की इंटू 15% इंटू 6 मंथ, दैट इज 6/12। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कबर्ड पर डेप्रिसिएशन आ रहा
रहा है 750, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन ऑन कबर्ड इज 750, तो उसे इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट करो, नीचे आपको आज के दिन की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 6250। तो जिस दिन हमने कबर्ड बेचा उस दिन उसकी बुक वैल्यू थी 6250, तो जो आपके ऑफिस में कबर्ड है उसकी वैल्यू है 6250। ये 6250 का कबर्ड आपने बेचा एंड आपको कितने पैसे मिले, तो कबर्ड वॉज सोल्ड फॉर 5000, कबर्ड वॉज सोल्ड फॉर 5000, 5000 में बेचा। उसकी ओरिजिनल प्राइस 10,000 थी, खरीदा तो 10,000 में, बेचा कितने में, 5000। ऑन 1 अक्टूबर 18 दे सोल्ड 1 कबर्ड फॉर 5000। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूँ माइनस कबर्ड सोल्ड फॉर 5000, 6250 का कबर्ड मैंने बेचा, उसके बदले में मुझे 5000 मिले। तो जो कबर्ड जा रहा है वो ज़्यादा कीमत का है, पैसा कम आ रहा है, तो मुझे हो रहा है लॉस कितना, तो 6250 माइनस 5000 इज 1250, जिसे मैं कहूँगा लॉस ऑन सेल ऑफ कबर्ड। तो कबर्ड बेचने पर हमें 1250 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ, नुकसान हुआ। तो अगर आप देखोगे तो हमें तीनों कैलकुलेशन मिल गए कबर्ड के, कि कबर्ड को पहले मैंने डेप्रिसिएट किया, फिर उसे बेचा, फिर उसका लॉस मिला, तो तीनों कैलकुलेशन आ गए फॉर सेल ऑफ कबर्ड। तो कबर्ड बेचने के ट्रांजैक्शन के बाद और क्या हुआ, तो ऑन द सेम डेट दैट इज अक्टूबर 2018 न्यू कबर्ड वाज परचेस्ड फॉर 15,000। तो मैंने पुराना कबर्ड बेचा और उसके बदले में सेम दिन मैंने नया कबर्ड खरीदा। सेम दिन मतलब कब, अक्टूबर 2018 को मैंने नया कबर्ड खरीदा। तो मैं फिर से आ रहा हूँ अपने वर्किंग नोट में, मैं डेट लिख रहा हूँ अक्टूबर 2018, फर्नीचर 3 परचेस कितने में, 15,000। तो मैंने F3 कॉलम में लिखा 15,000 कि मैंने नया फर्नीचर 15,000 रुपयों में खरीदा। तो 1 अक्टूबर 18 फर्नीचर 3 यानी कि नया कबर्ड खरीदा, कितने में, 15,000। तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री एक ही होगी, उसमें मल्टीपल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो अभी भी आपके पास 3 फर्नीचर बाकी है, F1 का कुछ हिस्सा बाकी है, F2 पूरा बाकी है, F3 पूरा बाकी है। तो इन बचे हुए तीनों फर्नीचर को हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड फाइनेंशियल के एंड पे डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। तो मैं डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 2019, राइट, कि मेरा थर्ड फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2019 को। उस दिन मेरे पास जो जो अवेलेबल फर्नीचर है उन सब पर मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन F1 एंड F2। अब F1 जो मेरे पास बचा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000 एंड F2 मेरे पास जो बचा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट भी है 20,000। तो मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ F1 20,000 इंटू 15% एंड F2 20,000 इंटू 15%। तो F1 का जो बचा हुआ फर्नीचर है 3,000, उस पर डेप्रिसिएशन आएगा एंड F2 का जो फर्नीचर है उस पर भी 3,000 डेप्रिसिएशन आएगा। F1 का बचा हुआ हिस्सा इज ऑफ 20,000 एंड F2 इज ऑल्सो 20,000, तो इसलिए मैंने 20,000 पर 15% दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। यहाँ पर मंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि F1 F2 दोनों फर्स्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होकर नीचे आ रहे हैं। मतलब इन थर्ड ईयर हमने F1 का कबर्ड बेच दिया, कबर्ड बेचने के बाद जो F1 का बचा हुआ हिस्सा है वो भी अभी भी हमारे पास है एंड F2 तो हमारे पास है ही। दोनों की कॉस्ट 20,000, इसलिए दोनों पर 20,000 इंटू 15%, 20,000 इंटू 15% मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, विच गेव मी 3,000। राइट, अब सेम में मुझे F3 जो नया नया खरीदा है उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मैं लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन F3 की कॉस्ट है 15,000, बट वो अभी हमने अक्टूबर 18 में खरीदा है। तो अक्टूबर 18 टू मार्च 19 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, वही मैंने साइड में बताया, अक्टूबर 18 टू मार्च 19 इज अ 6 मंथ्स। तो मुझे F3 को 6 महीने के लिए डेप्रिसिएट करना है। तो मैं नीचे ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि मेरी ओरिजिनल कॉस्ट F3 की है 15,000, उस पर मुझे 15% से 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 15,000 इंटू 15 बाई 100 इंटू 6 बाई 12 विल गिव मी एन आंसर ऑफ ₹1,125। तो मुझे फर्नीचर 3 को 1,125 से डेप्रिसिएट करना है। तो F1 3,000 से डेप्रिसिएट हुआ, F2 3,000 से डेप्रिसिएट हुआ, F3 1,125 से डेप्रिसिएट हुआ। इन डेप्रिसिएशन को काट के नीचे आपका आंसर बच रहा है 11,000, 12,500 एंड 13,875। तो F1 अभी भी हमारे पास 11,000 का बाकी है, कबर्ड बेचने के बाद जो बचा हुआ F1 है वो।
फिर F2 12,500 का बाकी है एंड F3 13,875 का बाकी है, जिसे मैं कहूँगा रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019, दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर। तो यहीं पर हमारी वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाएगी, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ योर फुल वर्किंग नोट शुड अपीयर। तो इसमें से अगर कोई पार्ट आपका छूटा होगा, मिस हुआ होगा, तो उसे रिवाइंड करके देखो, वर्किंग नोट को कंप्लीट करो। अब हम अगला पार्ट क्या करेंगे, तो इस वर्किंग नोट को बेस लेके हम फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक एक करके पोस्टिंग करेंगे। शुरुआत करते हैं विद फर्नीचर अकाउंट, राइट। अगेन वंस द वर्किंग नोट इज रेडी, फर्नीचर अकाउंट में या एसेट अकाउंट में पोस्टिंग इज इजी, बस फॉलो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट फॉलो करो। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ, हमने 1 अप्रैल 16 को फर्नीचर 1 परचेस किया, जिसमें हमने कबर्ड 10,000 और बाकी का फर्नीचर 20,000, यानी कि टोटल 30,000 का फर्नीचर खरीदा ऑन 1 अप्रैल 16। तो अगेन जब हम फर्नीचर अकाउंटिंग करेंगे या फर्नीचर अकाउंट में एंट्री करेंगे तो हम F1 F2 F3 अलग नहीं करेंगे, हम सबको क्लब करके अकाउंटिंग करेंगे, सबका डेप्रिसिएशन एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर हमें कंबाइन करके अकाउंटिंग करना है, राइट। फर्नीचर में F1 का कॉलम अलग, F2 का कॉलम अलग, ऐसा नहीं करना है, राइट। तो फर्नीचर मैंने खरीदा, कब खरीदा, 1 अप्रैल को। तो फर्नीचर जब भी खरीदोगे डेबिट होगा फर्नीचर अकाउंट में। तो फर्नीचर अकाउंट में लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 16 टू बैंक अकाउंट 30,000, क्योंकि मैंने टोटल 30,000 का फर्नीचर 1 खरीदा, राइट। सिर्फ वर्किंग के लिए मैंने उसे अलग किया है, कबर्ड एंड बचा हुआ फर्नीचर, बट वैसे फर्नीचर 1 है कितने का, 30,000 का। फिर हमने क्या किया, फिर हमने सेम ईयर 1 अक्टूबर को फर्नीचर 2 खरीदा, दूसरा सेकंड फर्नीचर खरीदा, वो कितने का खरीदा, 20,000। तो फिर से फर्नीचर खरीदने की एंट्री जाएगी डेबिट में, डेट आएगी 1 अक्टूबर 16 टू बैंक अकाउंट 20,000। तो फर्स्ट ईयर में हमने दो फर्नीचर खरीदा, F1 खरीदा, F2 खरीदा। अब इन दोनों फर्नीचर को हमने क्या किया, 31 मार्च 17 को डेप्रिसिएट किया। F1 1500 प्लस 3000 एंड F2 1500। तो टोटल तीन डेप्रिसिएशन है। F1 कबर्ड का अलग दिख रहा है हमें, फिर बचा हुआ फर्नीचर अलग दिख रहा है, एंड F2 अलग दिख रहा है। तो इन तीनों का मिला के अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 17 इज 6,000। 1500 प्लस 3000 प्लस 1500 विल गिव यू 6000। तो 31 मार्च 2017 को हमने टोटल 6,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन विल गो ऑन द क्रेडिट साइड। तो मैं क्रेडिट साइड में डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। तो जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन दिया, यहाँ पर हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल ईयर के एंड पर चार्ज करते हैं। तो मैं इमीडिएटली फर्नीचर अकाउंट को बैलेंस करूंगा। डेबिट 50,000 है, माइनस 6,000 क्रेडिट, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 44,000, जिसे मैं कहूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एंड उसे सेकेंड ईयर के शुरुआत में नीचे लेके आऊंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000। 1 अप्रैल 17 इज बिगिनिंग ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर। अब सेकंड फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर में हमने डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज किया ऑन F1 एंड F2, राइट। बीच में कुछ नहीं हुआ, ना फर्नीचर खरीदा ना फर्नीचर बेचा। हमने सेकंड फाइनेंशियल ईयर के एंड में डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कितना, देखो 1500, 3000 एंड 3000, तो ऐड करोगे, टोटल करोगे तो इट इज 7,500। फिर से डेप्रिसिएशन उठा के मैं कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में आ रहा हूँ 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,500 कि सेकेंड फाइनेंशियल ईयर के एंड पर हमने टोटल फर्नीचर पर 7,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। इमीडिएटली अकाउंट को बैलेंस करो। फिर से डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है एज 36,500, जिसे मैं कहूँगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एंड उठा के मैं डेबिट में लेके आऊँगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,500। बट ये जो ब्रॉट डाउन है उसकी डेट होगी एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 18। अब 1 अप्रैल 18 में क्या हुआ, तो 1 अप्रैल 18 या थर्ड फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ कि थर्ड फाइनेंशियल ईयर में हमने फर्नीचर 1 का कबर्ड बेचा, फर्नीचर 1 में से कबर्ड बेचा, एंड नया फर्नीचर दैट इज नया कबर्ड खरीदा, राइट। तो ये कब हुआ, ये हुआ ऑन 1 अक्टूबर 18, यस और नो। बट फर्नीचर बेचने से पहले हमें उस फर्नीचर को क्या करना है, डेप्रिसिएट करना है। तो वही हमारे वर्किंग नोट में दिखा रहा है कि 1 अक्टूबर 18 को हमने F1 का जो कबर्ड था उसे 750 से डेप्रिसिएट किया, राइट। अब ये क्यों डेप्रिसिएट किया, क्योंकि हम कबर्ड बेच रहे हैं। तो कबर्ड बेच रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं, तो एसेट बेचते वक्त हमें तीन एंट्रीज दिखानी है। तो पहले मुझे दिखानी पड़ेगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन हमेशा फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो डेप्रिसिएशन
उठा के मैं फर्नीचर के क्रेडिट में लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 18 बाय डेप्रिसिएशन 750। फिर दूसरा एंट्री मुझे दिखाना है कि मैंने कबर्ड कितने में बेचा, तो उसी के नीचे देखो कि कबर्ड सोल्ड फॉर 5000। बेचने की एंट्री भी कहाँ जाएगी, हमेशा क्रेडिट में, तो क्रेडिट में मैं लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 18 बाय बैंक अकाउंट 5000, क्योंकि कबर्ड बेच के पैसा मिलेगा जो बैंक में जमा होगा, यस और नो, तो बैंक में पैसे आए एंड कबर्ड चला गया, इसलिए बाय बैंक अकाउंट। एंड तीसरा एंट्री हम किस चीज का करते हैं, फायदे या फिर नुकसान का, तो यहाँ पर कबर्ड पर फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 1250 रुपए का लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ कबर्ड 1250 एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एसेट अकाउंट। तो लॉस को उठा के भी मैं क्रेडिट में पोस्ट करूंगा 1 अक्टूबर 18 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1250, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लॉस ऑन सेल ऑफ कबर्ड, क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में, लॉस ऑन सेल ऑफ कबर्ड। तो ये मेरी 3 एंट्रीज हो गई फॉर सेल ऑफ कबर्ड। तो एंट्रीज के बाद हम आगे बढ़ते हैं, यस और नो, दैट इज कि हमने एसेट बेच दी, 3 एंट्री हो गई, तो फिर आगे बढ़ो। अगला ट्रांजैक्शन कब हुआ, तो अगला ट्रांजैक्शन सेम डे हुआ, हमने नया कबर्ड खरीदा, तो कबर्ड खरीदने की एंट्री विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ फर्नीचर। मैं लिखूंगा 1 अक्टूबर 18 टू बैंक अकाउंट 15000 कि मैंने फर्नीचर 3 परचेस किया, यस और नो। तो एसेट खरीदोगे तो एक ही एंट्री एसेट आई, एसेट अकाउंट डेबिट, दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15000। तो फर्नीचर मैंने नया खरीदा अक्टूबर 2018 को, पुराना फर्नीचर पुराना कबर्ड बेचा एंड सेम डे पर मैंने नया फर्नीचर खरीदा। फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे एट द एंड ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर हमने फर्नीचर 1 का बचा हुआ हिस्सा, फर्नीचर 2 एंड फर्नीचर 3 को डेप्रिसिएट किया 31 मार्च 2019, दैट इज द एंड ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो F1 पर हमने 3000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, F2 पर 3000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंड F3 पर हमने 1125 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज किया। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका अमाउंट बनेगा 7125। तो तीनों का मिला के डेप्रिसिएशन में अपने अकाउंट में लिखूंगा 7125। डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अगेन ऑन द एसेट के क्रेडिट में, मैं डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7125 एंड इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, अपना फर्नीचर अकाउंट बैलेंस करूंगा फॉर द 3rd ईयर। फिर से डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 37,375, जिसे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड उठा के नए साल की शुरुआत में लेके आऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,375 ऑन 1 अप्रैल 2019। So this is how your furniture account should look like. Is this clear? तो यहाँ पर हमारा फर्नीचर अकाउंट का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या करना है, अब आगे फिर से हमें वर्किंग नोट को बेस लेके डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग करना है, बट अगेन दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, राइट। मैं उस पर अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, दैट इज सबसे आसान सा काम इन दिस चैप्टर, राइट। तो वो आप करो, राइट। फिर आप करने के बाद वीडियो का अगला पार्ट देखो जिसमें मैं आपको बस पोस्टिंग दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था, राइट। तो वो देखो कि आपका आंसर और जो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ वो सेम है या नहीं, राइट। उसके साथ साथ कल हम सॉल्व करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 6, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 का आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ के नेसेसरी फॉर्मेट रेडी करके रखो। इलस्ट्रेशन 6 विल बी आवर लास्ट सम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद हम सेकंड मेथड दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के सम सॉल्व करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 6 को पढ़ो, राइट, उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो एंड जितना आप खुद से वर्किंग नोट शुरू कर सकते हो या सॉल्व कर सकते हो उतनी सॉल्व करके रखो, राइट। चलो तो फिर आज का लेक्चर यही कंक्लूड करते हैं, बट अभी पार्ट बाकी है, वीडियो बाकी है, तो वो देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट का पोस्टिंग कैसे होगा, राइट। चलो तो हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।